नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधिडी पे। तो आज हम डेली मैथ्स का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स बिगिन। तो लेक्चर नंबर 13 में जो क्वेश्चन नंबर 59 है, जिसमें हमें कहा गया सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन की पेयर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल यानी हमारे पास होंगे एक्स और वाई, और इस दोनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और इसमें है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की 4 मेथड है। उन 4 मेथड में से एक मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इस क्वेश्चन को हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व आउट करना है। सो ओके, ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज क्या करना है कि किसी इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन को पकड़ना, उसमें किसी एक वेरिएबल को सिंगल रखना है। जैसे कि समझ लिया, हमें पहली जो इक्वेशन दी थी वो दी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया था। तो इसमें हम x को अकेला कर देते, तो देखिए x को हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब देखिए ये जो हमें वेरिएबल, ये जो हमें वैल्यू मिली है, इससे हम किसी अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं, और वो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन से बना उसके अलावा की इक्वेशन, हमने फर्स्ट में से ये इक्वेशन, ये वैल्यू निकाली, तो सेकंड में पुट करेंगे। और देखिए जैसा सेकंड इक्वेशन थी क्या, वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए x की जगह हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, तो देखिए हम लिखेंगे 14 माइनस वाई, और ये फिर एक और माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लिख देंगे 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 14 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फिर ये प्लस 14 उधर जाके माइनस 14 हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू, फॉर माइनस 14 होगा माइनस 10। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कट, और ये आएगा 5। तो मेरे को मिल गया y इज इक्वल टू 5, मुझे y की वैल्यू मिलेगी 5। अब देखिए सेकेंड स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ बाय पुटिंग किसी, अब ये जो y की वैल्यू मिली है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए x की जो वैल्यू थी, x वो जो y की वैल्यू है 5, तो देखिए मैं लिखता हूँ x प्लस वाई की जगह में लिख देता हूँ 5 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे लिए होगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 होता है 9, तो x की वैल्यू आई 9। तो देखिए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज, पहले x देन y, x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू आई 5। और देखिए हमारी इक्वेशन राइट है, लेकिन इसको कैसे चेक करना, देखिए पहली इक्वेशन क्या गई थी, x और y को ऐड करो तो 14 आएगा, 9 प्लस 5 14, तो राइट है। और दूसरी इक्वेशन में कहा था x में से y को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आएगा, तो देखिए 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आएगा, तो हमारा आंसर राइट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसमें हमें कहा गया है इफ k प्लस 1 3k एंड 4k आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, AP का। अब देखिए k प्लस 1 3k एंड 4k आर 3 कंसेक्यूटिव, यानी k प्लस 1 पहले आएगा, 3k बाद में आएगा, और 4k प्लस 2 उसके बाद आएगा, 3 कंसेक्यूटिव लाइन टू लाइन। अब देखिए ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हम लोग जानते हैं कि ये जब चैप्टर नंबर 5 AP है, अगर कोई 3 टर्म AP में है, ये तभी कहा जाएगा जब उनके बीच का डिफरेंस सेम है, यानी k प्लस 1 3k के बीच का डिफरेंस कहें, या 3k और 4k प्लस 2 के बीच का डिफरेंस कहें, वो सेम रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ d इज इक्वल टू, तो वो तो सेम ही रहने वाला है, 3k माइनस, देखिए 3k माइनस k प्लस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या ये कह दूं इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है वो भी d कह देते हैं, क्योंकि वो तो सेम है, 4k प्लस 2 या 3k के बीच का डिफरेंस, ये 4k प्लस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। और देखिए इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा तो 3k माइनस k, तो देखिए 3k माइनस k
प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, और इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये होगा 4k प्लस 2 माइनस 3k, तो ये होगा k प्लस 2। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैंने d का और इसको भी मैंने d का, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है 2k प्लस 1 और k प्लस 2, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो ये मिला हमें, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो ये हमें ये मिला। और क्योंकि ये तीनों टर्म AP में है तो इसका मतलब है कि इनका जो डिफरेंस होगा और इनका डिफरेंस होगा सेम होगा, इसके लिए मैंने इसको कंपेयर कर लिया। अब देखिए 2k इधर आ जाता, देखिए 2k ये प्लस के इधर आके माइनस के, अब देखिए 2 माइनस 1, तो देखिए क्या होगा 2k माइनस के होगा k इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 इन द गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 60 एक बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं, तो जिसमें हमें कहा गया सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो चैप्टर नंबर हमारा 3 था, इसके सम्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसके सम्स बड़े आते हैं एग्जाम में। और इस जिस सम की हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, पहले तो इसको हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सिंपल सा मतलब है x और y वेरिएबल है, a b c सम कांस्टेंट है, तो x और y वेरिएबल है, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से x और y यानी जो वेरिएबल है वो हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, और जब वो न्यूमरेटर है फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे तो x एंड y डिनोमिनेटर में दोनों इक्वेशन में, तो पहले तो ये डायरेक्ट सॉल्व होगा नहीं, तो पहले तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 2x यानी 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स वो है, और 1 अपॉन 3y 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन y को हम कुछ सपोज करते हैं और उसको रिड्यूस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लेट 1 अपॉन एक्स, इसको मैं सपोज कर लेता हूं कोई नंबर समझ लिए m, एंड 1 अपॉन y को मैं सपोज कर लेता हूं कोई दूसरा वेरिएबल n। तो देखिए अब मेरी जो इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस होगी, देखिए पहले जो इक्वेशन थी 1 अपॉन 2x, तो ऐसा लिखा था 1 अपॉन 2 इंटू, देखिए 1 अपॉन 2x को ऐसा लिखता था 1 अपॉन 2x को मैं ऐसे लिख सकता था, तो वो ऐसा होता था 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स। तो 1 बाई 2 तो वैसे का वैसा, पर 1 बाई एक्स को तो मैं m लिख सकता हूँ, तो ये 1 अपॉन 1 बाई 2 इंटू m, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसको जब हम आगे बढ़े तो देखो ये कैसे होगा, तो अब हम इसको सॉल्व करने पे चलते हैं। तो देखिए तो 1 अपॉन 2, देखिए तो 1 अपॉन एक्स को तो मैंने कहा, तो 1 बाई 2 इंटू एम, फिर 1 अपॉन 3 वाई, तो मैं अब इसको इसी तरह डायरेक्ट लिखता हूँ 1 अपॉन 3, 1 अपॉन वाई को मैंने n का 1 बाई 3 इंटू एन, और ये आया 2। अब इसको सिंप्लीफाई देखिए, तो देखिए m बाई 2 प्लस n बाई 3 इज इक्वल टू 2, और इसको देखिए डिनोमिनेटर लगे, तो इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो होगा 3m प्लस 2n और 3 2 6 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 6 2 12, ये होगा हमारे लिए 12। अब देखिए ये है हमारे लिए इक्वेशन। देखिए x और y ही हो वो जरूरी नहीं है, हमें बस वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं पता, हमें m और n की तो वैल्यू नहीं पता, और ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जो भी अननोन है वो अपर होना चाहिए न्यूमरेटर में। अब देखिए जो दूसरा फॉर्म दिया था वो दिया था 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए 1 अपॉन 3 वो तो वैसे का वैसा, पर 1 अपॉन एक्स को तो मैंने m सपोज किया, और 1 अपॉन 2 वैसे का वैसा, पर 1 अपॉन y को तो मैंने n सपोज किया, वो हो गया 13 डिवाइडेड बाय 6। तो 1 ये हो जाएगा m बाई 3 प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। अब जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो होगा 2m प्लस 3n, 3 2 6, और ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 6। देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ भी, तो 6 और 6 कट हो गया, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए दो इक्वेशन मुझे मिल गई, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, 3m प्लस 2n। इस मिनट में इसको स्लाइड को जरा सा सही जगह पर रख दूँ। तो देखिए मेरे को जो इक्वेशन मिली थी वो थी 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। पहली इक्वेशन मुझे ये मिली थी 3m प्लस 2n इज इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन थी 2m प्लस 3n, 2m
प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। अब इनको सॉल्व करके मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो ये बात ये है, तो देखिए इसको हम देखो, अगर खाली ये कहा गया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर, तो आप कोई भी मेथड को चूज करने के लिए फ्री होते हो। तो हम जो मेथड चूज करते हैं वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तो हम इसको सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तो सबसे पहले समझिए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल को चूज करते हैं। देखिए हम किसी एक वेरिएबल जिसको चूज करें वो आगे कट होने वाला है, तो हम समझिए m को पसंद करते हैं, यानी हम m को आगे काटने वाले हैं। तो चलिए m को हमने अपने वेरिएबल के रूप में चूज किया। अब देखिए इसको कैसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो m है हमारा, तो ये इसके वेरिएबल देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो पहले तो वेरिएबल सेम करेंगे, और वेरिएबल सेम करने का मतलब क्या है कि इधर 3 है तो इस इक्वेशन का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 है तो इस इक्वेशन का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए, तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले मैं लिख देता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 3। इक्वेशन 1 by 2 और इक्वेशन 2 by 3 से करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे इक्वेशन से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते ईच अदर। तो देखिए कैसे होगा, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6m, और ये होगा 2 2 4n और 12 2 24। और ये देखिए इसका 3 से करेंगे तो 3 2 6m और 3 3 9n होगा, और 13 3 39। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब जो दूसरी इक्वेशन उसका साइन चेंज करना है। तो चलिए हमने साइन चेंज कर लिया। तो देखिए 6m से 6m गया, 4n माइनस 9n होगा, ये होगा माइनस 5n, और 39 माइनस 24 होता 15, और ये देखो बड़े नंबर का साइन तो माइनस 15। तो माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 15 आया हमारे लिए आया माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 15। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा n इज इक्वल टू माइनस 15 बाय माइनस 5, जो कि सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारे लिए n की वैल्यू आ गई, n बराबर 3। अब देखो n हमें 3 मिल गया, तो देखा हम जिसको कॉमन बनाएंगे वो कट जाएगा, और उसके अलावा का वेरिएबल की हमें वैल्यू मिलेगी, और जिसकी हमें वैल्यू मिली उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। हमें n की वैल्यू मिल गई 3, बरोबर। तो देखिए बाय पुटिंग द वैल्यू n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आपके पास इसके लिए सब्जेक्टिविटी आप चूज कर सकते हो, अगर 1 में करना है तो 1 में, 2 में करना है तो 2 में। तो देखिए 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। तो देखिए 3m की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना, तो m वैसे का वैसा, प्लस 2n की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3 इज इक्वल टू 12। तो 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो देखिए 6 इधर जाएगा तो 12 माइनस 6 होगा, और 3m इज इक्वल टू 6 आएगा हमारे लिए, 3m इज इक्वल टू 6 आएगा हमारे लिए। जस्ट अ मोमेंट, तो ये हो जाएगा। तो देखिए तो m आएगा हमारे लिए 1/2, m की वैल्यू हमारे लिए सॉरी 6/3 होता, 6/3 होता तो 6/3 आएगा 2। तो देखिए हमारे लिए m भी आ गया 2, पर हमें m और n नहीं फाइंड आउट करना है, हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने 1/x को m सपोज किया था, तो देखिए 1/x को हमने क्या सपोज किया था, m की वैल्यू क्या आई 2, तो इसका मतलब है 1/x क्या है 2। तो अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2, और उसी तरह हमने सपोज किया था 1/y को n, और n की वैल्यू आई 3, तो इसी हिसाब से y की वैल्यू आएगी 1/3। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, पहला हमारा वेरिएबल x, सेकंड y, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट ये जो स्लाइड है, इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कॉन्सेप्ट याद करा रहा हूँ। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाए वो अच्छी बात है, पर अगर हमें सिंपल साइन की वैल्यू अगर पता है तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी याद कर सकते हैं।
तो इधर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता रहा हूं। तो देखिए एंगल कौन सा है, एक तो एंगल, और यहां पे मैं लिखता हूं रेशियो यानी थीटा। एंगल कौन से आएंगे, 0, 30, 45, देन 60 और लास्ट में 90। यानी देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 रेशियो, 5 एंगल पे आने वाले पर्टिकुलर रेशियो का आपको याद करना है। तो चलिए अब हम याद करते हैं। सबसे पहला साइन, बराबर साइन थीटा। देखिए इसमें आप इस तरह से कर सकते, देखिए मैं बताऊं तो देखिए स्क्वायर रूट बनाइए, हर जगह स्क्वायर रूट बनाइए, डिनोमिनेटर में हर जगह 4 लिखिए, फिर 0 1 2 3 4 उसको सॉल्व करके देखिए। 0 अंडर रूट 0/4, 0 तो 0 होता है तो 0, 1/4 अंडर रूट 1 1, अंडर रूट 4 क्या होता है 2, फिर 2/4 ये हो जाएगा, ये कटेगा तो 1/2 होगा, तो अंडर रूट 1 1 होता है और ये हो गया अंडर रूट 2। साइन 60 देखो 3/4, अंडर रूट 3, 3 का रूट क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं आती, 3 होल स्क्वायर नहीं, पर अंडर रूट 4 होता है 2, और 4/4 1 होता है, और 1 का रूट आता है 1। तो देखिए साइन की वैल्यू आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब साइन की जो वैल्यू है अगर आपको ये याद है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसान याद रखना। देखिए साइन जो लिखा उसका उल्टा कॉस लिख दीजिए। तो देखिए 1, फिर देखो √3/2, 1/√2, फिर 1/2, देन 0। साइन का उल्टा लिख दिया कॉस में। अब देखिए जो tan होता है वो होता है साइन बाय कॉस, यानी जो वैल्यू है उसके रेशियो, उनका रेशियो निकालो। 0/1 0, 0 ऊपर आ गया, बात खत्म। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, देखो 2 से 2 गया तो 1/√3, फिर देखिए 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम है ऊपर और नीचे के नंबर, तो वो कट जाएंगे एकदम से, तो आ गया 1, फिर √3/2 1/2, 2 से 2 गया √3/1 यानी √3। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज है, 1 बाय डिनोमिनेटर ये हुई 1/1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं नॉट डिफाइंड। अब देखिए साइन कॉस tan याद होगी, ये फंडामेंटल 3 है, ये 3 याद है तो बात खत्म। अब कॉसेक का लिखना है, तो कॉसेक की अगर वैल्यू अगर आपको लिखनी तो जो भी है साइन की वैल्यू उसको उलट दो। तो देखिए 0 साइन 0 0 0 यानी 0 डिवाइडेड बाय 1 कह सकते हैं। अब मैंने अभी कहा 1/0, कॉस में क्या क्या वैल्यू उलट दीजिए, तो कॉस में हम कहेंगे 1/0, 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कॉसेक 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी कह दो या नॉट डिफाइंड सेम बात है। अब देखिए 1/2 को उलट दोगे तो 2 आएगा, 1/√2 को उलट दोगे तो अंडर√2 आएगा, √3/2 को उल्टोगे तो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल वही होता है, उलट देना है और रेसिप्रोकल करना सेम बात है। अब देखिए साइन कॉस tan कॉसेक, अब चलिए सेक की बात करते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस की जो वैल्यू है उसको उलट दो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, या तो उल्टा देखिए ये भी समझ सकते हैं कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक की जो उल्टी वैल्यू वही लिख दो। तो कॉसेक की वैल्यू जो लास्ट से स्टार्ट करते देखो 2/√3, फिर √2, 2 और इन्फिनिटी। अब देखिए साइन कॉस tan कॉसेक सेक और लास्ट में आ गया कॉट। कॉट होता है tan का इनवर्स, यानी tan की जो वैल्यू उसको उल्टा लिखो। tan 0 क्या था 0, तो 1 0/1 होगा इन्फिनिटी। ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये tan की जो वैल्यू लिखी है उसको उल्टा लिखते जाओ, √3 1 1/√3, और एंड में क्या आएगा, जो tan 0 ये आ गया 0, और 0 कैसे आया वो आपको पता चल गया, नॉट डिफाइंड। देखिए कैसे आता है, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो होता है 0। इस तरह से हमारे लिए आंसर आया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आगे के स्लाइड में इसीलिए रखा क्योंकि यानी आने वाले टाइम से मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 62 है जिसमें हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन 60 डिवाइड बाय कॉस 60, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है tan 60 - 1 और tan 60 + 1 की। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पहले सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 माइनस साइन 60 अपॉन cos 60। जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर हमें पता तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम बेसिक हो जाता है। तो 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू अभी हमने देखी √3/2। अगर ये हमें मुंह ज़बानी याद है तो बहुत अच्छा है, और अगर हमें एकदम मुंह ज़बानी याद नहीं है, हमें अच्छी तरह से ये रोटन मेमोरी में नहीं है, तो हम ये करते हैं कि इस एग्जाम हॉल में जब हमें पहली बार हमें जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे या हमें हमारी सप्लीमेंट्री हमें जब मिलेगी, जब हमें राइटिंग स्टार्ट करें, तो सबसे पहले बैक में सबसे लास्ट पेज पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख लेंगे। तो अगर हमें याद नहीं आ रहा एकदम से,
तो हम इसको देख के याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू जरा सी भी आगे पीछे हो गई तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए cos 60 की वैल्यू थी 1/2, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई 2 और ये होगा 1/2। तो देखिए 2 से 2 गया तो हमारा आंसर आया यहाँ पे आया 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन हम करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है tan 60 माइनस 1 और tan 60 प्लस 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। tan 60 क्या था, √3 माइनस 1 और ये आएगा √3 प्लस 1। तो देखिए ये दोनों आंसर में क्या, ये दोनों आंसर में विरोधाभास जैसा लग रहा है, पर ये आंसर विरोधाभास वाले हैं नहीं। देखिए अब हमें यहाँ पे लेना है कंपोनेंट डिवीजन तो नहीं, हम कहते हैं इसमें हम करनी लेंगे, ठीक है, हिंदी भाषा में से करनी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, अपर में जो है उसके अलग साइन का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अपर में क्या था, माइनस था, तो हम उसके करके देखते हैं। देखिए क्या होगा, अंडर√3 माइनस 1, ये देखिए ये एक मिनट जो डिनोमिनेटर, एक मिनट √3 माइनस 1 है ना इधर, तो √3 प्लस 1 था ना, डिनोमिनेटर √3 प्लस 1 था, तो उसी के उसका एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, √3 प्लस 1, उससे डिफरेंट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 प्लस 1 था तो हम लिखेंगे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और √3 माइनस 1 से डिवाइड किया। तो देखिए ये तो हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सिंपल सी बात है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए √3 प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर√3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab यानी 2 इंटू अंडर√3 इंटू 1 अंडर√3 होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये हो जाएगा, देखो 3 प्लस 1 4, ये हमारे लिए आएगा 4 प्लस 2 अंडर√3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2 कॉमन आएगा तो 2, और यहाँ पे आ गया ये आगे एक मिनट सॉरी, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आता और ये आ गया माइनस। तो देखिए 2 कॉमन निकाला तो 2 माइनस अंडर√3 डिवाइड बाय 2 और 2 से 2 गया तो हमारे लिए आ गया 2 माइनस √3। तो देखिए यहाँ तक तो कैलकुलेशन आसान थी, इसमें बस यहाँ से हमें कैलकुलेशन समझना था। और ये क्या था, यहाँ पे देखो पहले मैं बताऊं क्यों मैंने ऐसा किया। अंडर रूट क्वांटिटी डिनोमिनेटर में अच्छी नहीं लगती, उसको हटाना पड़ता है। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी थी ना उससे डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, फिर वही बेसिक क्लास 8 के फॉर्मूला लगते हैं और फॉर्मूला लगने के बाद देखिए हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से तो हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब देखिए ये कितने सम्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस में करना है, और ये सारे सम्स में आपको कुछ भी नहीं करना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उससे आप उसको अप्लाई करना है और बस आपको वेरीफाई करना है कि हाँ ये जो भी दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो आइडेंटिटीज दी है वो सेम है। ओके, तो अब हम कॉन्सेप्ट के आगे अगले स्लाइड पे चलते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है इनवर्स रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलास। ये फंडामेंटल और बहुत बेसिक से बातें हैं, तो चले देखते हैं। इनवर्स रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री, देखिए मैंने आपको क्या बताया, साइन का इनवर्स, अभी मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर रहा था तो मैं ये बता रहा था कि साइन का इनवर्स है कॉसेक, टेन का इनवर्स है कॉट और सेक का इनवर्स है कॉस। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, ये याद रख लेने थे। देखिए साइन का जो फॉर्मूला था ना साइन थीटा, इसका फॉर्मूला था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक का जो फॉर्मूला है ना वो था हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों, और देखिए याद रखना दो इनवर्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री, याद बोलते दो इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वन होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करके देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो होगा, और साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस और ये होगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। देखिए कट गया, सब कुछ आया वन। तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता था कि भाई अगर दो चीज एक दूसरे की इनवर्स है तो उसका मतलब है कि उनका मल्टीप्लिकेशन वन होगा। अब देखिए ये तो बात हुई समझाने की, अब हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखने उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो जस्ट मोमेंट, तो देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, और वैसे ही कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ।
देखिए साइन और कॉसेक के बीच में आपको पता चल गया। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा वो भी 1 होता है, तो tan थीटा को मैं 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा लिख सकता हूँ, और वैसे ही कॉट थीटा को मैं 1 डिवाइड बाय tan थीटा लिख सकता हूँ। और थर्ड लास्ट फॉर्मूला सीक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका भी मल्टीप्लिकेशन मोड होता है, तो मैं लिख सकता हूँ सीक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, और वैसे ही कॉस थीटा को 1 डिवाइड बाय सीक थीटा। तो चलिए ये तो बात हम समझे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला की सिंपल सी बात है, साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसको कॉस थीटा कह सकते हैं। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा कह सकते हैं। फिर tan 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा कह सकते हैं, और कॉट 90 माइनस थीटा हो तो tan थीटा कह सकते हैं। फिर सीक 90 माइनस थीटा हो तो कॉसेक थीटा कह सकते हैं, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक थीटा कह सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस स्लाइड में। अब एप्लीकेशन लगा रहे हैं इस स्लाइड की। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन दिया है जो कि एक बहुत ही हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है, पीटी है ना, प्रूव दैट tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 अप टू tan 89 है। tan 1 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है, tan 2 डिग्री की वैल्यू आ रही है, tan 3 वैल्यू की डिग्री आ रही है, ये सारी जो वैल्यू आ रही है इनका मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा होगा। तो 1 मिनट सर, अगर हमें ये सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने 10 की पर्टिकुलर 5 वैल्यू याद की थी, 0 30 45 60 देन 90, तो सर इतनी सारी वैल्यू हम कैसे पुट डाउन करेंगे? तो देखिए इसमें पुट डाउन नहीं करेंगे, नहीं तो पक्का पता चला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं लगाना हर जगह। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाना हो सकता है। पर सबसे पहले तो बात समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया साहब tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे अप टू जाएंगे, आगे जाते जाएंगे tan 89 आएगा, पर उसके बीच में कहीं ना कहीं tan 45 आएगा। हाँ, फिर tan 45 के बाद जाएंगे आगे, बरोबर, tan 87 tan 88 और लास्ट में tan 89 आएगा। यहाँ तक हमें जाना है, यानी इस तरह से कुछ होगा। देखिए tan 45 की वैल्यू तो हमें पता है जो कि 1 है, तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं tan 1 tan 2 tan 3 और tan 45 हो रहा है 1, और tan 45 से समझ लीजिए पहले जस्ट पहले आएगा tan 44 और उसके बाद आ रहा है tan 45 जो कि 1 है। अब देखिए ये tan 45 के बाद आ रहा है tan 46, बराबर, और वहां से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वहां से बढ़ते बढ़ते tan 87 tan 88 देन tan 89 ये नंबर आ रहा है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो आप जरा ध्यान देखेंगे तो जो दो एंगल के सम 90 होता है उन्हें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये तो हमने सीखा था। अब ध्यान देना tan 1 को 90 कौन बना रहा है? 1 को 90 बना रहा है 89। तो देखिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको मैं सामने से लिखता हूँ। इसमें थोड़ी चालाकी, वो चालाकी अभी हम करते हैं। तो देखिए tan 1 है, उसके साथ में tan 89 को लिखता हूँ। अब ध्यान देना ये पहली पेयर हो गई। अब वैसे ही tan 2 है, उसके साथ में tan 88 को लिखता हूँ। वैसे ही tan 3 है, उसके साथ में tan 87 को लिखता हूँ। फिर वैसे ही अप टू tan 4 की जोड़ी बनेगी। tan 44 को 90 कौन बनाएगा? tan 46। tan 44 है, उसके साथ में लिखता हूँ tan 46। जरा ध्यान से देखना, यहाँ का जो फर्स्ट है वो वहाँ के लास्ट रेशियो के साथ आ गया, यहाँ का जो सेकंड लास्ट, यहाँ का जो सेकंड है वहाँ सेकंड लास्ट, थर्ड है बराबर, थर्ड फ्रॉम लास्ट। तो जो 44 है उसके इमीडिएट बाजू वाले, तो हम देख रहे हैं सारे बचे हुए रेशियो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, यानी एक दूसरे को 90 बना रहे थे। अब चलिए हमारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। tan 1 है, चलो तो ठीक है। tan 89 को मैं लिख सकता, tan 89 को मैं 90 माइनस 1 नहीं लिख सकता, 90 में से 1 लिखो तो भी 89 होता है। अब देखिए tan 2, वैसे ही tan 2 है, tan 88 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 2। फिर देखिए तो ये अलग देखिए स्केल में बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये देखिए। अब tan 3 है और tan 87 को tan 90 माइनस 3 लिख सकता हूँ,
और इसी तरह से अप टू 1044, 1046 को 1090 माइनस 44 लिख सकता हूँ, एंड दैट्स द थिंग। देखिए क्या होगा। अभी पिछली जो स्लाइड थी ना उसमें हमने एक चीज देखी जो कि थी 1090 माइनस थीटा साफ हो जाता है कॉट थीटा। मैंने एक मिनट इतनी सी बात के लिए पूरा क्यों लिखा, क्योंकि याद रखिए थोड़ा सा जानना उसके बारे में, कोई भी छोटी सी भी चीज उसके बारे में थोड़ी दो चीजें और जान लीजिए ना उसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो उसका याद रखना आसान हो जाता है। देखिए 10 1 इंटू कॉट 1, फिर 10 2 इंटू कॉट 2, फिर 10 3 इंटू कॉट 3, अप टू 1044 इंटू कॉट 44 हो रहा है। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये 10 और कॉट 1 होते हैं। अभी मैंने बताया था tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या है 1। इसका मतलब सेम एंगल पे tan और कॉट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वो 1 होगा। तो देखिए तो 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो अप टू लास्ट में भी 1 ही हो रहा है। अब 1 कितने भी टाइम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो लास्ट में जाता है 1 ही है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सो वी कैन टेल दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि फंडामेंटली इतना टफ नहीं था, पर हाँ बात ये कि ये हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट में जरा सी भी वीकनेस हो तो ये क्वेश्चन आपको हैरान कर सकता था, ऐसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 63 एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो है ये हमारे चैप्टर नंबर सर्कल से है, चैप्टर नंबर 12 में भी। अब देखिए सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल टॉपिक ये है। सर्कमफेरेंस का सिंपल मतलब होता है, समझिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। यानी ये जो देखिए ये जो लेंथ है ना, ये जो बाउंड्री है बराबर, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ, क्योंकि ये इसको स्केल से डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि राउंड चीज है। तो इसका फॉर्मूला है जिसको हम ये सी यानी सर्कमफेरेंस है, जो कि सी आता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। और एरिया उसने कितनी जगह की, ये सारी चीजें, और एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक था हमारे सर्कल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें हमें ये कहा गया है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखिए ये रेडियस होता है, और देखो ये इस पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक अगर हम जाते तो वो चीज था डायमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल है, यानी 2r इज इक्वल टू डी। तो कभी भी डायमीटर दिया उससे हमें रेडियस निकालना है, तो r इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। और इस क्वेश्चन पे डायमीटर दिया था ना, तो देखिए फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। डायमीटर 28 सेंटीमीटर, हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस इज इक्वल टू हमें अभी देखा डी बाई 2। डी कितना था 28 डिवाइड बाई 2, 28 डिवाइडेड बाई 2 होता है 14, तो आर आएगा 14 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, सर्कमफेरेंस जो कि आएगा 2 पाई आर। तो देखिए और पाई की वैल्यू थी 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 14। अब देखिए 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 22 जो कि आएगा 88 वॉट सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ बाउंड्री मैंने कहा ना। और एरिया की बात करते हैं, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई है 22 डिवाइडेड बाय 7, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, तो 7 इंटू से 7 गया तो 22 इंटू 7 तो आएगा 154। और क्या आएगा, एरिया है तो मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हमें मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये एक बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक सा क्वेश्चन था सर्कल का। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ अ नंबर। देखिए 1/2 लिखा है, तो ये क्या होता है 0.5। देखिए 0 पॉइंट के बाद 5 आया, खत्म हो गया, आगे आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना 1/10 लिखा है, तो वो क्या होगा 0.1। यानी देखिए टर्म एक डेसिमल एक फंक्शन एक हद तक हो रहा है, यानी 0 के बाद पॉइंट के बाद 1 आ रहा, फिर खत्म हो गया। फिर देखिए 1 डिवाइडेड बाय बरोबर कितना कर रहे हैं हम लोग 20
समझिए 1 डिवाइडेड बाई 25, 1 डिवाइडेड बाई 25 करके तो हमें सोचना पड़ेगा, पर समझिए 1 डिवाइडेड बाई 25 ऐसे डायरेक्ट नहीं होता। देखिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 10 100 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 25 इंटू 4 वो होगा 100, और देखिए नीचे 4 से किया तो वैसे ही ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 1/4, तो 4 डिवाइडेड बाई 100, और इसका डेसिमल एक्सपांसन करेंगे तो वो होगा 0.04। देखिए ये भी 4 के बाद खत्म हो रहा है, यानी तो हम देख रहे हैं टर्मिनेट हो रहा है। अब देखिए इसके बारे में बात कर रहे थे, अब देखिए मैं एक नंबर बताता हूँ जो कि है 1 डिवाइडेड बाई 3, तो देखिए टर्मिनेट नहीं होगा, 0.333 चलता ही जाएगा सोन। 1 डिवाइडेड बाय 7 एक डिजिट तक चलता जाएगा। फिर एक बहुत ही फेमस नंबर है जो कि है पाई, पाई होता है 22 डिवाइडेड बाय 7, जिसका डेसिमल 3.14 वो फर्स्ट 2 डिजिट है जो हमें पता है। इसके बाद इसका डेसिमल एक्सपांसन चलता जाता है सो ऑन। और देखिए टर्मिनेट कौन कौन हो रहा था उसके बारे में अगर हम पैटर्न देखें, हमें पैटर्न मिलेगी, तो देखिए जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है और जिस भी नंबर की डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, अब देखिए 10 के फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 5 आएगा। तो याद रखिए कि जिस नंबर के वो डिनोमिनेटर के डेसिमल एक्सपांसन, जिस भी नंबर है हमें कहा गया है उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के ही फैक्टर हैं, वही नंबर टर्मिनेट होगा, उसके अलावा के नंबर चलते जाते हैं, यानी उनका डेसिमल एक्सपांसन होता है, उनका बोलते हैं पॉइंट के बाद भी नंबर आते रहते हैं। तो जैसे कि 1/3 था 0.333, 1/7 था उसका भी हो रहा था, 22/7 था। और देखिए और 25 में आप पैटर्न देखिए तो 5 था, 5 की और 2 की कितनी भी पावर वो चलता है, पर उसके अलावा का कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए, बरोबर। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटेड, रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें डेसिमल फॉर्म पे भी इसको रिड्यूस करके देना। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 31 डिवाइडेड बाय 2 की 2 पावर एंड 5 की 3 पावर। देखने से पता चल रहा है कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? सबसे आसान बात, क्योंकि इसका टर्मिनेशन हो रहा है। और इसका टर्मिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल एक्सपांशन में मैंने ये कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 ही हो तो हम समझ जाएंगे कि टर्मिनेट हो रहा है। अब टर्मिनेट हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं। पर देखिए 31 डिवाइडेड बाय 2 की 2 पावर 4, 5 की 3 पावर 125। अब देखिए 31 अपॉन 4 इंटू 125, तो 31 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 125 करेंगे तो वो आएगा 500। देखिए तो ये इसका जो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 31 डिवाइडेड बाय 500 आए, और हमें डेसिमल फॉर्म पे लाना है, और क्लास 10 में हमें कैलकुलेटर नहीं ले जाना है एग्जाम हॉल में, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए डेसिमल फॉर्म में क्या, तो जो नीचे का जो नंबर है इसको 1000 बनाइए, बराबर। मैंने 1 के वो 10 के डिजिट में ले आइए, तो 500 उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1000 हो सकता है, यानी 1 का वो 1 में वो 10 के मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो वो आएगा 2। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को भी 2 से करूंगा, तो 31 इंटू 2 आएगा 62, और ये आएगा 1000। तो इसका आंसर आएगा 0.062। ये हमारा डेसिमल फॉर्म है इस गिवन नंबर का। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 से 65 देखा है, और आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।